ओके जी, पाँचवें सेशन का आगाज़ करते हैं और हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल जो है वो भी चल रहा है और इसके अंदर हमने सैलरी डिस्कस कर लिया था, प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया था। प्रॉपर्टी हो गया था ना कि प्रॉपर्टी नहीं हुआ अभी? चलें दोबारा देख लेते हैं। सैलरी हो गया था और बिजनेस हो गया था, मेरे ख्याल में प्रॉपर्टी शायद हो गया था। कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, ये दो हेड्स हमारे हैं जो कि अभी डिस्कस होने वाले रह गए हैं। ओके, सबसे पहले हम आते हैं अदर सोर्सेज पे। अदर सोर्सेज सेक्शन 39 हमारी किताब का चैप्टर नंबर 11। इसके अंदर दो चार चीजें हैं जरा समझने वाली, देखते हैं। क्लियर है सबको वीएन? ओके, इसके अंदर सब बातें बिल्कुल ओके हैं। एन्युटी पेंशन आपको पता है क्या होती है, रेंट फ्रॉम सबलीज ऑफ बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी, ये भी आपको पता है अदर सोर्सेज में जाता है। सबलीज ऑफ लैंड बिल्डिंग, ग्राउंड रेंट, अदर रिसीट्स, लोन, एडवांस डिपॉजिट और गिफ्ट रिसीव्ड इन कैश। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कोई भी लोन या आपको कैश अगर गिफ्ट या कैश में मिले तो भी अमाउंट यहां पर आएगी। इसको छोड़ें, अभी रॉयल्टी पे आइए। अच्छा, अब यहां पे जरा गौर करें, प्रॉफिट ऑन डेट पता ना क्या होता है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने इंटरेस्ट नहीं बोलना, प्रॉफिट बोलना है। इफ अमाउंट अंडर सेक्शन 7B एक्सीड्स ₹5 मिलियन, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये असूल याद होंगे कि जो अमाउंट 5 मिलियन से कम की होती है वो तो मेरे ख्याल में फाइनल टैक्स रजीम में जाती है ना? नहीं, एफटीआर में जाती है, तैयारी का मुझे अंदाजा हो रहा है। और 5 मिलियन से ऊपर एनटीआर में जाती है। ठीक है, तो बहरहाल ये इसीलिए यहां पे इसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इफ अमाउंट अंडर सेक्शन 7B एक्सीड्स 5 मिलियन। अगर 7B सेक्शन है ये बेसिकली एक 5 मिलियन से ज्यादा हो इंटरेस्ट या प्रॉफिट ऑन डेट, तो फिर आपने यहां पे लिखना है। अगर वो एफटीआर है तो उसके लिए एक अलग कॉलम बना हुआ है, वो आज मैं इंशाल्लाह आपको टैब दिखाऊंगा। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि यील्ड ऑन बहबूद सर्टिफिकेट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, शोहदा फैमिली बेनिफिट अकाउंट, इसके बारे में भी उस चैप्टर में एक जुमला लिखा हुआ था कि इसका टैक्स 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। इट मीन्स कि अगर आपकी इनकम इतनी ज्यादा हो गई है कि उस पर टैक्स रेट 5% से ज्यादा हो गया है तो इस पे सिर्फ 5% लगेगा, बाकी पूरी इनकम पे वही स्लैब लगेगा जो कि वहां पे डिफाइंड है। ओके, तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इसकी जो ये वाला टैब है ये फिक्स है। इस टैब की ना लिखने की एक वजह होती है, वो इंशाल्लाह जब मैं आपको वेल्थ रिकंसिलिएशन समझाऊंगा, वेल्थ स्टेटमेंट बताऊंगा जो आपने पढ़ी हुई है चैप्टर 15 में, वहां पे ये बात क्लियर हो जाएगी। ओके, कि ये टैब इसका क्या मकसद है, ये जो टैब है ये सेकंड वाला टैब, इस टैब का क्या मकसद है आपको नजर भी आ रहा है। अमाउंट एग्जाम फ्रॉम टैक्स, फाइनल टैक्स, फिक्स टैक्स, ये वाली चीजें सारी हम यहाँ पे लिखते हैं। लिखते क्यों हैं, इसकी वजह इंशाल्लाह आपको वेल्थ रिकंसिलिएशन में समझ आ जाएगी। बाकी डिडक्शंस अगर जो अलाउड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेक्शन 40 है जी, जिसमें आपको ये बताया गया है कि डिडक्शंस अलाउ हैं, वो डिडक्शंस आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। और यहाँ पे जो भी इस हेड का टोटल बनेगा ये पहुंच जाएगा किधर, ये एंड पे जो हमारी ये टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम का टैब है, यहाँ पे ये चीज़ पहुंच जाएगी। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी डिस्कस करने वाली। कैपिटल गेन पे आइए। कैपिटल गेन एक ही टैब है इसके अंदर, क्यों? कैपिटल एसेट्स ही होते हैं इसके अंदर, या गेन आएगा या लॉस आएगा। अच्छा, अब कैपिटल एसेट्स देखा जाए तो 3 तरह के हैं। कौन कौन से? एक तो प्राइवेट कंपनी के शेयर हो जाएंगे और एक हो जाएगी ज्वेलरी। वो ज्वेलरी और वो फजूलियात थी ना, फ़िरौन की किताबें थी, फ़िरौन की स्टैम्प थी, वो सब चीज़ें, एंटीक्स वगैरह। दूसरी चीज़ जो थी वो थी डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी आप ये ज़मीन या बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ करते हैं वो सारी वहाँ पे कवर होती है। और उसमें भी अगर देखा जाए तो क्या क्या चीज़ कवर होती है उसके अंदर? पर्सनल लैंड, बिजनेस की लैंड और पर्सनल बिल्डिंग, ये 3 चीज़ें कवर होती हैं। क्योंकि बिजनेस की बिल्डिंग तो जाती है किधर? डेप्रिशिएबल एसेट में, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। तो 3 चीज़ें जो कवर होती हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, वो कौन कौन सी हैं? जाती बिल्डिंग, जाती ज़मीन और बिजनेस की ज़मीन। ये 3 चीज़ें कैपिटल एसेट्स में आती हैं। तो वो चीज़ें हम यहां पर लिख रहे होते हैं। और तीसरी जो कैपिटल एसेट आता है वो आता है सिक्योरिटीज, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक कंपनी के शेयर्स। और पब्लिक प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन टेक्स्ट में गिवन है। ओके, अच्छा, अब होता क्या है, ये बात आपको टैक्सेशन के दौरान बता दी गई होगी कि प्रॉपर्टी और सिक्योरिटीज इनके डिफरेंट रेट्स हैं, इसके सेपरेट रेट्स हैं, ये पता ना आपको। यानी हम क्या करते थे, हम उसको टोटल इनकम में ऊपर ऐड करते थे और उसके बाद टोटल इनकम के बाद लेस करते थे, टैक्सेबल इनकम में इसका शुमार नहीं होता था। ऐसे ही है। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा, लेट्स अज्यूम मैंने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स खरीदे 100 रुपए के और उनको बेच दिया 200 का, तो मुझे कोई प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब मैं वो अमाउंट गेन की यहां पे लिखनी है भाई, यहां पे आपने सेल प्रोसीड्स नहीं लिखनी भाई, आपने यहां पे गेन लिखना होता है। ओके, कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ। अच्छा, प्रॉफिट मिसाल के तौर पे 5 लाख का हुआ। अब है ये शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। जब आप शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो ये नॉर्मल टैक्स रिजीम बनती है भाई। ओके, तो इसका मतलब है अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स 5 लाख यहां पर आ गया।
और जब आप जाएंगे अपने टैब के ऊपर जहां पे सारी कंप्यूटेशंस होती हैं, यहां पर आपको नजर आ जाएगा ये जी लास्ट टाइम हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस भरा था, ये अभी तक आ रहा है, सेव हुआ है ये। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 5 लाख और देखें ये 5 लाख यहां पर आ गया, और आपकी 1,90,000 की इनकम फ्रॉम बिजनेस पहले की मौजूद थी, ये देखिए, और 5 लाख इसमें ऐड हुआ और टोटल 7 लाख, 1 लाख हमने वो शेयर ऑफ लास्ट टाइम डाला था एओपी का, वो आ गया, और टोटल 790,000 आपकी टोटल इनकम आ गई। इट मींस के उसने इस एनटीआर की इनकम को इसमें जाके ऐड कर दिया। लेट्स अज्यूम इसके साथ साथ मेरी कोई डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है, उस पर भी मुझे कुछ गेन आया, भाई वो भी आप यहीं पर ही लिखेंगे। अच्छा, उस पे मिसाल के तौर पे 3 लाख गेन आया आपको, तो इसका मतलब है 5 लाख का गेन आपका आया शेयर्स के ऊपर और 3 लाख का उसके ऊपर, टोटल 8 लाख का कैपिटल एसेट से गेन आ गया। चलें जी, मैं इस 8 लाख को लिखता हूं यहां पे कि टोटल कैपिटल एसेट्स को बेचने पे जो मुझे गेन आया वो 8 लाख का आया, और मैंने 8 लाख यहां पे क्या किया, ऐड किया। और अब मैं जाता हूं अपने टैक्स कंप्यूटेशन पे, और जैसे ही मैं टैक्स कंप्यूटेशन पे गया, इसने 8 लाख देखिए यहां पे ऐड किया हुआ। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है मेरे भाई, जो प्रॉपर्टी है वो तो सेपरेट ब्लॉक है कि नहीं? प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक है, मैंने इसको एनटीआर एज्यूम किया, उसने 8 लाख को टैक्सेबल इनकम में शामिल किया, और इस पे देखिए टेबल 1 और टेबल 2 वाले रेट्स लगा दिए। क्या ये गलती नहीं होगी? ये तो गलती होगी मेरे भाई। इसका मतलब है कि जो मैं न्यूमेरिकल में ऐड करके लेस करता हूं, मैंने वो हरकत यहां पर नहीं की, मुझे वो चीज यहां पर करनी चाहिए थी, वो ट्रीटमेंट यहां पर करना चाहिए था। उसका हल क्या है सर? ये जो दूसरा कॉलम है ना, ये दूसरा कॉलम जो है हमें, ये देखिए, अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, अमाउंट सब्जेक्ट टू फिक्स टैक्स, अमाउंट सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स। इस कॉलम के अंदर आप वो 3 लाख लिखेंगे। ओके, 3 लाख जैसे मैंने यहां पे लिखा, अब आप देखेंगे कि टोटल मेरा गेन कैपिटल एसेट का 8 लाख ही है, और बनता ही इतना है, इतना ही बनता है। यहां पे क्लब होके सबका लिखना होता है। ओके, लेकिन इसमें से जो सेपरेट ब्लॉक होते हैं या एग्जेम्प्ट होते हैं या एफटीआर होते हैं, उतनी अमाउंट उठा के हम इस कॉलम के नीचे लिख देते हैं। और जैसे ही मैंने यहां पे लिख के कैलकुलेट का बटन दबाया, आप देखेंगे एनटीआर की अमाउंट रिवाइज होकर 5 लाख पे आ जाएगी। अभी आप खुद देखेंगे कि ये 5 लाख पे आ जाएगी, वो देखिए 5 लाख पे आ गई। इसका मतलब यह है कि अब जो मैंने पढ़ा हुआ था कि रिजीम्स मेरी डिफरेंट हैं, अब वो बात बिल्कुल दुरुस्त हो गई, और प्रेजेंटेशन क्या बनी, टोटल मेरी कैपिटल एसेट से 8 लाख की इनकम, ओके, 3 लाख इसमें से सेपरेट ब्लॉक है, और एनटीआर में 5 लाख है। अब अगर आप जाएंगे कंप्यूटेशन वाले टैब पे, तो आप देखेंगे कि उसने एनटीआर में से इस 3 लाख को शामिल ही नहीं किया होगा, वो 3 लाख अलहदा से आ रहा होगा। ये देखिए, ये कंप्यूटेशन आ गई आपके पास। इनकम फ्रॉम कैपिटल एसेट्स, टोटल अमाउंट 8 लाख, 3 लाख फाइनल में चला गया, और देखें नॉर्मल में 5 लाख आ गया, और देखिए ये अमाउंट वापस कम होकर 7,90,000 पे आ गई। इट मींस कि अब आपके टेबल 1 और टेबल 2 जो है वो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। ये वो हरकत थी जो आप न्यूमेरिकल में करते थे, एक दफा ऐड किया और एक दफा लेस किया, इसीलिए करते थे आप कि एक दफा ऐड करके दुनिया को बताते थे कि भाई मेरी जो टोटल इनकम है ना, टोटल अमाउंट, वो बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, ये 8 लाख टोटल है, दुनिया को टोटल दिखाया आपने, लेकिन जब आप नॉर्मल रिजीम में लेके गए तो वो सिर्फ 5 लाख लेके गए। इसीलिए हम ऐड और लेस करते हैं यहां पे। लेकिन एक सवाल और है, एक सवाल और है कि हम न्यूमेरिकल में जो टोटल टैक्स लायबिलिटी आती थी, उसके बाद इसका टैक्स भी तो देते थे, इसका टैक्स कहां लिखेंगे? सेपरेट ब्लॉक का टैक्स आता है ना, डिविडेंड का और सेपरेट ब्लॉक का, वो कहां पे लिखेंगे? सर ये सबसे खतरनाक टैब है। खतरनाक टैब इस वजह से है कि आप लोगों ने ये वाला टैब ना मुकम्मल तरीके से पढ़ा ही नहीं हुआ, तो इसलिए टैब ओपन करते हुए ना मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन चले कोई बात नहीं। ये वो टैब है जी, ये वो टैब है, सारा टैब फसाद की जड़, दिस वन। ओके, इस टैब के अंदर आपके जितने भी टैक्सेस होते हैं वो आप सारे यहां पे देखते हैं। इसमें से आपने फाइनल का नाम सुना होगा, फिक्स टैक्स का नाम आपने इनकम टैक्स में नहीं सुना होगा, लेकिन अगर आप सेल्स टैक्स पढ़ रहे हैं तो शायद सेल्स टैक्स में आपने ये नाम सुना होगा। सेल टैक्स पढ़ रहे हैं आप लोग? पढ़ लिया वह सेल टैक्स? कंप्लीट हो गया, सबने करा दी कंप्लीट? सेल टैक्स के अंदर आपने, बल्कि सेल टैक्स में हाँ पढ़ा होगा, सेक्शन 3 स्कोप ऑफ टैक्स, वहां पे ये बात लिखी हुई है कि अगर हुकूमत चाहे तो कुछ चीजों पे फिक्स टैक्स लगा सकती है, कैपेसिटी पे टैक्स लगा सकती है। और शायद सर ने आपको बताया हो कि सिर्फ एक चीज है जिस पे फिक्स टैक्स लगता है, और वो है ईंटें, ब्रिक्स। शायद जिक्र ना हुआ हो, वैसे आपके वो कोर्स में भी नहीं है, वो शेड्यूल आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए सर ने नहीं बताया होगा, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स पे जो लोग ईंटें बनाते हैं, ईंटों के भट्टे जिसको बोलते हैं, वहां पे बेसिकली फिक्स टैक्स लागू हुआ हुआ है, लेकिन वो सेल टैक्स है।
तो बहरहाल कॉन्सेप्ट के लिए सही है कि इनकम टैक्स भी फिक्स लग सकता है कि जी आप महीने का या साल का ना बस 50 लाख दे दिया करें, छोड़े सारी बातें, हम आपकी इनकम नहीं देखते, बस साल का इतना दे दिया करें, तो वो फिक्स टैक्स भी यहां पर आएगा। मिनिमम का आपको पता है, आपने सेक्शन 113 पढ़ लिया हुआ है, लेकिन उसकी कहानी ना इससे आगे और भी है। मिनिमम टैक्स सिर्फ सेक्शन 113 नहीं है, और भी बड़ा कुछ है। सेक्शन 148 से लेके 161 और आगे फिर सेक्शन 233 से लेके ऑनवर्ड 236-37 तक बात चलती है। वो सेक्शंस आपके कोर्स में ही नहीं है, वहां पे भी मिनिमम टैक्स की बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू मौजूद है। ओके, इसलिए आपको कहा जाता है कि असल में टैक्सेशन है ही वो, असल में टैक्सेशन है ही वो तो आपने पढ़ी नहीं हुई, तो इसलिए ये वाले बोर्ड छपवाने का या प्रिंट करवाने का कोई फायदा नहीं कि यहाँ पे टैक्स का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। टैक्स का काम तो किया जाता है, लेकिन वो तसल्ली बख्श नहीं है भाई। तो इसलिए ये कर दें कि यहाँ पे टैक्स का काम किया जाता है, तसल्ली बख्श ना लिखवाइएगा, क्योंकि वो तसल्ली बख्श किसी सूरत नहीं है। ओके, और ये बात तो आपको बताई दी होगी सर ने कि सेल टैक्स पढ़ते हुए किसी दुकानदार से लड़ना नहीं है कि तू 100 वाली चीज 118 की क्यों नहीं दे रहा। ठीक है, अंडे खरीदते हुए ये नहीं शोर डाल देना, वो तू 382 रुपए दर्जन वाले अंडे ये 460 के क्यों नहीं दे रहा, 18% क्यों नहीं लगा रहा, बिकॉज अंडे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो इसलिए आपने चूंकि बातें नहीं पढ़ी हुई तो लड़ने की जरूरत नहीं है, आप अभी सिर्फ 40% कानून पढ़े हैं। खैर एनीवेज, देखते हैं इस टैब में है क्या। बड़ी भयानक किस्म की चीजें हैं भाई। इंपोर्ट नहीं पढ़ी आपने, नहीं पता आपको, ये सेक्शंस देख लें। सिर्फ डिविडेंड एक सेक्शन है जो कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन मसले की बात यह है कि ये टैक्स रेट तो आपने देखे ही नहीं हुए। ये 0 और 35 ये कहां से आ गया? खैर नहीं पढ़ा, छोड़ें। इंपोर्ट, सुकूक्स, अजीब फजूल फजूल बातें। इंपोर्ट फिर 5.5 पे आ गई, मोबाइल फोन आ गया, 7.5% डिविडेंड आ गया, फिर मोबाइल फोन आ गए। सिर्फ ये एक चीज है जो कि आपने पढ़ी हुई है, दिस वन। इस पूरे टैब में सिर्फ एक चीज है जो कि आपने पढ़ी है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इस टैब की हम हेडिंग देखें, वो आपको बताता है कि आपको कितना डिविडेंड मिला, 1 लाख मिला। कितना टैक्स उन्होंने काटा, 15% काटना चाहिए था, 15% काट लिया। और टैक्स बनता कितना था, उसने बता दिया कि भाईजान टैक्स बनता था 15,000। अच्छा, एक काम और करते हैं, एक काम और करते हैं, जो भी डाटा हमने फिलअप किया हुआ है इसको जरा करते हैं क्लियर। एक चीज आपको दिखाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 2 लाख, कैलकुलेट, एक्सपेंसेस सारे इधर से करते हैं खत्म, एक्सपेंस कोई भी नहीं है। डेप्रिसिएशन मुझे याद पड़ता है, मैंने डाली थी शायद इसमें, डेप्रिसिएशन का टैब ऊपर था, ये भी खाली है। कैपिटल एसेट्स हमने डाले थे, इसको डिलीट करते हैं। इसमें कैलकुलेट दबाना ना जरूरी होता है, अदरवाइज वो इफेक्ट नहीं जाता। मेरे ख्याल में एक चीज़ रह गई, हमने शेयर भी एक ऐड किया था, शेयर फ्रॉम एओपी। हाँ जी, ये मौजूद है। नहीं जी, अब सारा कुछ क्लियर है। बिजनेस में अभी भी लॉस आ रहा है, ये कोई एक्सपेंस हमने ऐड किया हुआ। इनकम लॉस फ्रॉम बिजनेस, एक्सपेंसेस कुछ नहीं है। एमोटाइजेशन आ रही है भाई, एमोटाइजेशन का टैब में कुछ पड़ा हुआ है, ये देखिए ये पड़ा हुआ है। नहीं जी, ये भी खत्म हुआ। ओके जी, अब हमारे पास मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं बचा, सारा कुछ क्लियर हो गया। अभी भी आ रही है? अच्छा ठीक है, ओके, सही आ रही है। ले जी, अब आ जाए डिविडेंड पे। हमने इस टैब में आके बता दिया कि डिविडेंड हमारा 1 लाख रुपया है रिसीट्स, और 15,000 15% इस पर टैक्स डिडक्ट हो गया। ओके, और 15,000 का टैक्स चार्जेबल है। चलिए जी, अब कंप्यूटेशन में जाके देखते हैं। इन भाई साहब ने हमारी जो टैक्स चार्जेबल है वो देखें, 15,000 निकाल दिया, निकाल दिया। ये बनता था हमारा टोटल टैक्स लाइबिलिटी, याद है न्यूमेरिकल का फॉर्मेट, A + B + C टोटल टैक्स लाइबिलिटी 15,000। उसने ये चीज देखें आपको यहां पे बता दी। ये वैसे ही ना इसकी प्रेजेंटेशन रिटर्न की ऐसे है कि वो आपको यहां पे बता देता है कि ये नॉर्मल वाला टैक्स है कि फाइनल वाला टैक्स है, रिजीम को अलग-अलग कर देता है। उसके बाद उसने बताया कि अगर 15,000 आपका टैक्स बनता था टोटल टैक्स चार्जेबल, तो यहां पर आके उसने बता दिया विद होल्डिंग इनकम टैक्स, ये वो अमाउंट है टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड जो न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में आ रही थी। ओके सर, 15,000 बनता था, 15,000 आपने पे कर दिया, तो देखें एडमिटेड इनकम टैक्स के अंदर कोई अमाउंट नहीं आ रही, इसका मतलब है सारा टैक्स पे ऑफ हो चुका है। लेकिन चले 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपका टैक्स उस कंपनी ने सारा नहीं काटा। अगर उसने सारा नहीं डिडक्ट किया, 10,000 डिडक्ट किया, सही किया गलत किया? गलत किया। चलें देखते हैं आप सिस्टम क्या करता है। भाई आप देखें,
उसने आपको ये बात बता दी है कि अगर 1 लाख का डिविडेंड आया ना, कटा 10 हुआ है, बनता 15 ही है। ओके, अब देखते हैं कि वो कंप्यूटेशन में जाके क्या करता है। अब कंपनी जिसने टैक्स कम काटा उसको तो सजा मिलेगी मिलेगी, उसको तो छोड़ ही दे। इधर आइए, इधर उसने टैक्स चार्जेबल देखे 15,000 ही बनाया हुआ है। ओके, और यहां पर आके उसने टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड में 10,000 लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है, और आपको बोला है कि बकाया 5,000 एडमिटेड इनकम टैक्स आप जमा करवाओ। तो इसका मतलब है कि अगर कंपनी आपका टैक्स पूरा नहीं काटेगी तो ठीक है, कंपनी को तो सजा मिलेगी मिलेगी, लेकिन आपकी जान नहीं छूटनी। आप ये नहीं कह सकते कि सर जी उसने टैक्स नहीं काटा तो इसमें मेरी क्या गलती है। आपको टैक्स पूरा जमा करवाना पड़ेगा, अपनी जेब से जमा कराना पड़ेगा। ठीक होगी बात। तो सर ये टैब है सेपरेट ब्लॉक का और फाइनल टैक्स की इनकम्स का, जहां पे आप जितनी भी एफटीआर की इनकम्स हैं वो आप यहां पे प्लेस करते हैं। और इसके अंदर क्या क्या है जी, और इसके अंदर जो फजूल फजूल चीजें हैं, डिविडेंड हो गया, कुछ आपको भी नहीं पता इस बारे में, अजीब सब कुछ ऊपर से गुजर रहा है। रॉयल्टी, पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉफिट ऑन डेट, पेमेंट फॉर सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट, पता नहीं क्या है यार, ये तो मुझे भी नहीं पता। पेमेंट फॉर गुड्स, पेमेंट फॉर गुड्स, पेमेंट फॉर गुड्स, पेमेंट फॉर सर्विसेज, ये पता नहीं क्या है मेरे भाई। ये सब फजूलियात हैं जो कि आप सब ने कहाँ पे पढ़नी है, जाके सीफैब में पढ़नी है। ये आपके कोर्स में तो नहीं है लेकिन जिंदगियों में ज़रूर है, अगर आप लोग वहाँ तक पहुँच गए तो। ओके, इंशाल्लाह बोलते हैं यार, आप लोग हंस रहे हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें जो कि आप लोगों ने कहीं पे भी नहीं पढ़ी होंगी, ये आपके सामने है, ये देख ले, ये सारा कुछ, ये पूरा टैब असल में असल टैक्स है ही ये, असल टैक्स है ही ये टैब। ये बड़ा खतरनाक टैब है भाई। ठीक है, तो अच्छा वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, कैपिटल गेन्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक। भाई कुछ टेबल याद है उसका? होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा, 2 साल से कम, 2 से ज्यादा, 3 से कम, 3 से ज्यादा, 4 से कम, 4 से ज्यादा, 5 से कम, 5 से ज्यादा, 6 से कम, 6 से ज्यादा, और फिर 6 से ज्यादा। कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टी वेयर होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 साल। अगर आपने ऐसी प्रॉपर्टी बेची है जिसको बेचने पे 1 साल से ज्यादा का फायदा, 1 साल से ज्यादा होल्डिंग पीरियड नहीं है, वो गेन लॉस यहां पर लिखेंगे आप। अच्छा ये अमाउंट आप लिख ही नहीं पा रहे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तो फ्रीज हुआ मैं टैब, क्या करूं? ये प्लस साइन बने हुए भाई, वो कहता है ऐसे नहीं जाने दूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा। आपको टेबल याद होगा, क्या बेचा है, फ्लैट बेचा है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बेची है, या फिर ओपन प्लॉट बेचा है। याद है 3 कॉलम बने हुए थे। ये क्यों पूछ रहे हैं आपसे? इसलिए कि बैक एंड पे सारी कैलकुलेशन का चार्ट ऑटोमेटिक बना हुआ है। आप जो चीज सेलेक्ट करेंगे वो कैलकुलेशन उस हिसाब से ले आएगा। आपको पता है कि फ्लैट और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 साल से ऊपर पे वो एग्जेम्प्ट है, कुछ ऐसे ही है, जबकि जो प्लॉट है वो 6 साल से ऊपर पे जाता है। नहीं याद, मेरा पेपर है, मेरा सीए सही नहीं हुआ था, इसलिए दोबारा कर रहा हूं, इसलिए याद है मुझे सब कुछ। ले जी, प्लॉट, फ्लैट, कंस्ट्रक्टेड जो भी है वो आप सेलेक्ट करें, प्लॉट का नाम यहां पे लिखें, हाउस नंबर 420, स्ट्रीट नंबर 9211, ले जी सबमिट। और यहां पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो देखें आपने डिस्क्रिप्शन दे दी कि आपको ऐसा घर बेचने पे फायदा हुआ जिसका आपने होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम रखा था, हाउस नंबर 420, स्ट्रीट नंबर 9211। इसका गेन आप यहां पे लिख देंगे सेपरेट ब्लॉक, और जो भी टैक्स कटा, जो भी टैक्स कटा वो यहां पे लिख दें 1 लाख। अब भाई असल में तो होगा, बताऊं क्या, किधर गया, गायब हो गया, नहीं पसंद आया इसे, सॉरी आ गया ये। ओके, असल में होगा क्या, आपके पास तो मैन्युअली टेबल मौजूद होगा ना, जहां से आप चेक कर लेंगे, सिस्टम खुद देखेगा कि भाई ये क्या है जी, हमने क्या सेलेक्ट किया था, प्लॉट, हमने प्लॉट सेलेक्ट किया था। ओके, होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम, उसने कहा भाई इस पे तो 7.5 लाख टैक्स बनता है, 7.5 लाख ही कटा होना चाहिए, लेकिन आपका तो लाख कटा हुआ है, तो बाकी 6.5 का क्या करें? वो कंप्यूटेशन में आपकी लायबिलिटी के तौर पे आ रहा होगा, जैसे अभी हमने डिविडेंड का देखा। ओके मेरे भाई, तो इस तरीके से ये चीज चेंज होती है। अब आपका जो भी होल्डिंग पीरियड है, यहां से वो वाला सीरियल नंबर आप आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करने के बाद आप यहां पे उस प्रॉपर्टी को ऐड करें, अपना टैक्स लिखें जो कटा हुआ है, जो भी डिफरेंशियल होगा वो खुद उसकी लायबिलिटी बना देगा। और देखिए ये 6 साल तक है भाई, बस 6 साल से ऊपर, आपको पता है उस टेबल में भी 6 साल से ऊपर तक बात जाती है, इसमें भी देखें 6 साल से ऊपर तक है, तो वो सारी बातें आप इस टैब में लिख रहे होते हैं। तो बेसिकली दिस टैब एक्सप्लेन्स सेपरेट ब्लॉक एंड फाइनल टैक्स इनकम्स। ओके, फिर सिक्योरिटीज आ गई,
इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए आपको अजीब अजीब से रेट्स नज़र आ रहे होंगे, 7.5, 10, और फिर ये सिक्योरिटीज एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई 22, याद है टेबल में मौजूद है 1 जुलाई 22 13 से पहले वाली सारी एग्जाम, तो ये सारा कुछ इस तरीके से है। अगली बातें ये आप लोगों ने नहीं पढ़ी, ये देखें प्रॉफिट ऑन डेट अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन, 5 मिलियन से ऊपर वाला एनटीआर है इसलिए वो वहां पे था, ये 5 मिलियन से कम है एफटीआर है इसलिए यहां पे मौजूद है। ठीक है जी, तो बाकी ये तमाम चीजें जो भी है ना, ये आपके कहीं पे भी आपके कोर्स में नहीं है, तो इसलिए डिस्कस करने का फायदा भी कोई नहीं है। लेकिन बहरहाल एक बात आपको ये पता लग गई कि एफटीआर और सेपरेट ब्लॉक हम इस टैब में आके देख रहे होंगे, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब है। फिर रह जाता है सैलरी पे जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो सर ये एडजस्टेबल में होता है। ये एडजस्टेबल और मिनिमम का क्या क्या फर्क है, बड़े होंगे तो समझ आ जाएगी। एडजस्टेबल और मिनिमम का फर्क जो है ना, ये आपको बड़े होकर समझ आ जाएगी कि इन दोनों टैक्सेस में फर्क क्या है। ओके, फिलहाल बस इतनी बात समझ लें कि देखें 148 वहां पर भी आ रहा था, 148 यहां पर भी आ रहा है, ये क्यों दोनों जगह पे आ रहा है ये बड़े होंगे फिर समझ आएगी। फिलहाल इतनी बात समझ लें कि देखें सैलरी जो है ना वो यहां पर आ रही है, तो सैलरी का टैक्स आप एडजस्टेबल में लिखते हैं, बाकी जितनी भी एफटीआर सेपरेट ब्लॉक है वो आप फाइनल और मिनिमम टैक्स में लिखते हैं। ठीक होगी बात। आखिरी टैब डिस्कस करते हैं, कैपिटल एसेट्स। ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, क्या है 7E? पढ़ा हुआ है, एक भाई ने कहा पढ़ा हुआ है, बस इतना ही पता है और तो कुछ नहीं पता। हाँ जी, क्या है 7E? माशाल्लाह, हमारी क्लास के दुर्शंदा सितारे। क्या है 7E? पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है, मैंने भी बड़ा कुछ पढ़ा हुआ है। क्या होता है 7E? किस चैप्टर में है, चैप्टर ही बता दो जालमो जी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, पहला गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन लें जी। दूसरा गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा, पढ़ा ही नहीं है। तीसरा गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा, भाईजान ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में था। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का आखिरी सफे पे ऑलमोस्ट ये बात लिखी हुई है, डीम्ड इनकम। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे है तो फिर उसके ऊपर टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगेगा? उसकी 5% फेयर वैल्यू निकलेगी और उसका 20% टैक्स। सर वो अफेक्टिव वन बनता है, वो तो मैंने क्लास में जुगाड़ बताई हुई है ना, उसका जिक्र यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे और भी लोग बैठे हैं। ओके, तो 5% ऑफ 20% ऑफ 5%, ये कुछ बात थी, कुछ चीजें एक्सक्लूड थी, घर एक्सक्लूड था, आपका बिजनेस एक्सक्लूड था, बिजनेस की बिल्डिंग, ये तमाम चीजें, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड थी, पहले साल प्रॉपर्टी खरीदी हो उस पर टैक्स दिया वो एक्सक्लूडेड था। मैं गलत बता रहा हूँ? वो देख ऐसा नहीं मैंने आपसे कोई गुर्दा मांग लिया आपसे, नहीं यार, ये सब बातें आप लोगों ने पढ़ी हैं, जरा चैप्टर 10 खोल के देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगी ये बात। लेकिन अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हालात हैं आप लोगों के। तो खैर एनीवेज, ये तमाम टैब जो हैं ये उसी चीज के हैं। ठीक है, तो यहां पे वो डीम्ड इनकम निकालेगा, ये 7E की कैलकुलेशन के लिए उसने ये दिया हुआ है। ओके होगी बात। तो मेरे भाई अब ये जितने भी टैब्स हैं इसमें से हमारे तकरीबन सारे ही कंप्लीट हैं, सवाई ये डिडक्टेबल अलाउंस, टैक्स क्रेडिट्स और टैक्स रिडक्शंस के। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इन 3-4 टैब्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उससे अगली क्लास में सेल्स टैक्स शुरू करेंगे, जो कि बहुत मजेदार एक किस्म का जो है ना उसके पोर्टल बना हुआ है जी। चाय कब आएगी? वो आएगी 31 को। ठीक है सर? नहीं सर, ऐसा मैंने तो नहीं सुना, मैं आपसे ही सुन रहा हूँ। पूछ लें उनसे, वो बता देंगे आपको। मिस चली गई हैं? पूछें सर मिस से, कोई इंतजाम इनके लिए किया हुआ है कि नहीं? ठीक है जी, चले जी, इंशाल्लाह फिर आपसे अब नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।